अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप ग्रुप में या फिर ये ज़ूम चैट पे रिप्लाई कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स जॉइन करें, जैसे ही थोड़े से ज़्यादा होते हैं तो मैं इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है ना उसमें छुट्टियां कर दी। हाँ, मानो मानो कि जी स्टूडेंट्स, आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? मुझे फीडबैक चाहिए। हेलो, हेलो। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज करके जवाब दे सकते हैं और ज़ूम चैट पे भी। ठीक है जी, खदीजा का मैसेज आया है कि हाँ जी, आवाज़ आ रही है। हमारे पास 8 पार्टिसिपेंट्स इस टाइम ऑनलाइन हैं और आपके ग्रुप में इस टाइम 19 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन किए हुए हैं। तो नॉर्मली इतने ही स्टूडेंट होते हैं कि थोड़े ज़्यादा स्टूडेंट्स आ जाते होते हैं? सीआर है ग्रुप में? अगर सीआर ग्रुप में हो तो दोनों जगहों में से किसी जगह पे रिप्लाई करो ताकि मैं क्लास स्टार्ट करूं फिर। हाँ जी सीआर, आपने ज्वाइन कर लिया है? अगर कर लिया है तो ग्रुप में या फिर चैट में मुझे रिप्लाई करें ताकि मैं फिर क्लास स्टार्ट करूं। हेलो सीआर, आपने ज्वाइन कर लिया है? सीआर ज्वाइन कर लिया है तो आप ग्रुप में या फिर जूम चैट पे रिप्लाई करें ताकि मैं फिर क्लास स्टार्ट करूं। चलें, अब जो सीआर हैं वो पता नहीं जवाब क्यों नहीं दे रहे। मीनवाइल मैं फिर अब लेक्चर स्टार्ट करता हूं। अच्छा क्लास, हम ऑल्दो मैंने आपकी अटेंडेंस मार्क की भी है लेकिन हमने फिजिकली क्लास नहीं ली अभी तक जीसी के अंदर। जो मेरा आपके साथ ये सब्जेक्ट है, ये सेमिनार का सब्जेक्ट है, एक क्रेडिट आवर का। तो इस सब्जेक्ट को रिसर्च ओरिएंटेड रखना है मैंने। और जो इस लेक्चर का पढ़ाने का तरीक़ेकार है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसको मैं कैसे आपको प्रेजेंट करूंगा।
तो मैं आप जो आज का लेक्चर शुरू करता हूँ। तो जो आपकी अटेंडेंस लॉकडाउन से पहले लगाई गई है वो 4 अटेंडेंसेस लगाई गई हैं। पीछे 12 आपके लेक्चर रह गए हैं। ये 12 लेक्चर हमने इंशाल्लाह कवर करने हैं। तो लेक्चर मैं स्टार्ट करता हूँ। आज पहला लेक्चर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सेहतमंद होंगे। अल्लाह पाक ने आप पर अपना रहम किया है, और अगर खुदा न खास्ता मुश्किल आई भी है तो उसको आपके लिए आसान कर दिया, क्योंकि कोरोना जो वायरस है ये, तो इसकी कोई दवाई तो है नहीं, कोई वैक्सीन तो है नहीं। तो अल्लाह पाक आपको, आपके घर वालों को इस मोहलक बीमारी से बचाए, और अगर खुदा न खास्ता किसी पे मुश्किल आई भी है तो उसको आसान कर दे। और क्योंकि ये जो टाइम था, जो क्वारंटाइन का टाइम था, जो हम लॉकडाउन में रहे हैं, हम तकरीबन 2.5 से 3 महीना रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस दौरान आपने कोई नया स्किल सीखा है, या फिर कोई अपने नॉलेज के अंदर आप इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं, क्योंकि आपके पास फारिग टाइम काफ़ी था। तो जो आपके पास फारिग टाइम था, इसको आपने कैसे इस्तेमाल किया? मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए। आपसे पहले मैंने 2 क्लासेस ली हैं। उन लोगों ने, कुछ ने ऑनलाइन स्किल्स की मुख्तलिफ वेबसाइट से वीडियो लेक्चर डाउनलोड करके उनको सीखा है। कुछ ने नेटवर्क सिक्योरिटी सीखी है, कुछ ने ज़ूम के सेशन कंडक्ट किए, जिनको आता था उन्होंने अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को हेल्प आउट किया। कुछ ने पाइथन और लाइब्रेरीज़ के ऊपर काम किया। कुछ ने सीसीएनए के ऊपर काम किया, कुछ ने जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस फ्रेमवर्क पे काम किया है। तो आप भी मुझे बताएं कि आप लोगों ने कोई चीज़ सीखी हो इन छुट्टियों के दरमियान में। आपने वक्त कीमती किस तरह बनाया? सीआर, अगर आपने क्लास ज्वाइन की है तो चैट में या ग्रुप में मैसेज करो, ताकि मैं फिर आपको एक टास्क असाइन करूं और मैं लेक्चर कंटिन्यू करूं। ये जो लेक्चर है हमारा, ये 2 वे लेक्चर है। आप लोग भी इसमें बात कर सकते हैं। जो आपके पास जूम है उसमें चैट की ऑप्शन है एक। ये मैंने चैट विंडो ऊपर कर दी है। ये जूम की चैट विंडो और आपकी ग्रुप की चैट विंडो है। मुझे आप लोग फीडबैक दें ताकि मैं फिर अपने सेशन को आगे लेके चल सकूं। मैंने आपसे ये पूछा है अभी कि आपने जो छुट्टियां गुजारी हैं अभी 2 से 2.5 महीने की, इसमें कोई चीज़ अगर आपने सीखी है तो वो क्या सीखी है? आपसे पहले 2 क्लासेस के साथ मैंने सेशन कंडक्ट किया है। उन्होंने मुझे बताया कि इसमें बल्कि एक चीज़ रह गई है। एक क्लास है उसमें से बहुत सारे बच्चों ने मोबाइल एप्लीकेशन पे काम किया है, मोबाइल एप्लीकेशंस। हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आप लोगों की क्लास तो बहुत खामोश क्लास है। कोई फीडबैक नहीं दे रहा। अच्छा जी, चलें। हमारे अब 12 लेक्चर रह गए हैं। ये मैं अपडेट कर देता हूँ। इन 12 लेक्चर्स के लिए मैं तकरीबन 10 स्लाइड्स बनाऊंगा। जो स्लाइड्स हैं उन स्लाइड्स के अंदर आपका कंटेंट भी होगा और क्वेश्चंस भी लिखे होंगे। और हम आपको ज़्यादा, क्योंकि ये एक सेमिनार है तो सेमिनार के अंदर रिसर्च रिलेटेड डिस्कशन होगा। आप लोगों को बर्डन में नहीं डालना। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ कोई यूट्यूब की वीडियो शेयर कर दूंगा, या मैं आपके साथ कोई आर्टिकल शेयर कर दूंगा और आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, तो आप वो उसका आंसर निकालेंगे और उन आंसर्स की बेस पे हम डिस्कशन करेंगे। हाँ जी, मुझे आयशा का रिप्लाई आया, पाइथन सीखी है, बहुत अच्छी बात है। पाइथन आप लोगों ने, पाइथन एक रिसर्च का टूल है, ये बहुत अच्छा टूल है। लेकिन अभी आपका 4th सेमेस्टर है, और आ, अब तो ये देखना है कि आप लोगों का थीसिस जमा होना है। तो आप लोगों ने अपने थीसिस के टॉपिक फाइनलाइज कर लिए हैं, रिसर्च कर लिए, कोई पेपर शेपर पब्लिश कर लिया आप लोगों ने?
सजावल की आवाज़ तो नहीं आ रही। सजावल, आपका माइक नहीं है इनेबल्ड हुआ। ये मेरे पास जो क्लास सेशन है ना, उसमें यस आपका सर, माइक है ही नहीं। वी आर वर्किंग ऑन दैट। हम अभी जो अपने थीसिस के मुताबिक अपने लिटरेचर रिव्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। नहीं, ये लिटरेचर रिव्यू तो आप थोड़ा सा अभी पीछे हो, क्योंकि जो अभी आपका 4th सेमेस्टर है, क्या आपको लगता है कि आप अपनी सही स्पीड पे जा रहे हो? सर मैं असल में सोच मेरे ख्याल में तो 50 पेपर्स का रेफरेंस देना चाह रहा था अपने थीसिस में, तो इस लिहाज से ऑलमोस्ट मेरे 40 के लिटरेचर लिटरेचर रिव्यू इसलिए कि समझ रहा हूँ कि मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उसके अंदर उसका इंट्रोडक्शन, उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसकी टेक्निक्स, उसके डेटा सेट, इनकी मैं एक टेबल उसकी कंप्लीट उसका जो समरी है वो पेपर की लिख रहा हूँ, ताकि मुझे आगे इंट्रोडक्शन और उसके अंदर जो जो अभी लिटरेचर रिव्यू जो और अभी मेथडोलॉजी। जो आप अभी कर रहे हो ना, ये नॉर्मली ये सेकंड सेमेस्टर का काम है कि आप अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। और नॉर्मली जो देखो, रिसर्च के अंदर ना 2 डिग्रियां रिसर्च बेस होती हैं। एक आपका मास्टर्स एमफिल रिसर्च बेस होता है, और एक पीएचडी रिसर्च बेस होती है। पीएचडी का आधा सफर तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसका प्रपोजल डिफेंस ना हो जाए। तो सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताओ कि आप लोगों का प्रपोजल डिफेंस हो चुका हुआ है? हमने जो सिनॉप्सिस सबमिट उसका डिफाइन हो चुका था, और उसकी फिर लिस्टिंग जो माइनर राइटर्स वगैरह थे वो भी ठीक है, मुझे याद आ गया, मैंने ही आपका वो कंडक्ट करवाया था। हाँ जी, आई थी। आप लोगों ने टॉपिक भी जमा करवाए हुए हैं। और तो इस टाइम जो ज़्यादा बेहतर सवाल बनता है ना, वो ये बनता है कि आप लोगों ने जो टॉपिक जमा करवाए हुए हैं, आप लोगों ने उस पर कितना काम कर लिया हुआ है। जी सर, वो तो अभी हम उस पे काम कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हमारा 50 टू 60% आई थिंक कह सकते हैं कि हमने कर दिया हुआ है। अभी जो हमने टेक्निक जो हमने लगानी थी, हमारी जो मेथोडोलॉजी है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि उसके अंदर रिजल्ट्स फाइंड करने और उसके डाटा सेट को अंदर फीचर एक्सट्रैक्शन करनी और इस तरीके से डाटा क्लीनिंग, ये वाली चीजें जो है ना, इस पर अभी काम कर रहे हैं। सही 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 सही। चलो, अच्छी बात है, आप लोग काम कर रहे हो। तो कोई टूल भी इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो? जिस तरह अभी आयशा ने कहा कि वो पाइथन इस्तेमाल करिए, तो ये डाटा एनालिसिस और क्लीनिंग, बाकी एल्गोरिदम जिससे इम्प्लीमेंटेशन के ये लिए। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना था, क्योंकि कुछ लोगों का स्टैटिकल बेस्ड काम है, तो वो आर यूज करें या पाइथन यूज करें, तो ये आप क्या जो सजेस्ट करें? स्टेटिस्टिकल बेस काम है ना, वो देखो, ये आपके लिए एक मुश्किल सवाल पूछेंगे एग्जामिनर आपसे। वो ये पूछेंगे कि आप डिग्री कंप्यूटर साइंस की कर रहे हैं कि आप स्टैटिस्टिक्स की कर रहे हैं। अगर आप सिंपल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके, रिग्रेशन एनालिसिस करके कोई एक प्रिंसिपल ड्राइव कर लेंगे, तो एल्गोरिदम की ट्रेनिंग नहीं है। तो अपने सुपरवाइजर से आप एक दफ़ा ये ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा कि क्या ये स्कोप में सफिशेंट है। ऑल्दो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। अगर आपने कुछ भी किया है ना, तो वो बेहतर है कि आपने कुछ भी नहीं किया उससे। तो आपकी डिग्री इस पे भी इंशाल्लाह निकल जाएगी। लेकिन क्योंकि आपकी डिग्री है कंप्यूटर साइंस की, और अगर आप अपने थीसिस को या आगे लेकर जाते हो, किसी बाहर पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो, तो वो आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि आप डिग्री पीएचडी की करना चाह रहे हैं कंप्यूटर साइंस की, और आपका एमफिल जो है वो स्टैटिस्टिक्स में है। तो ये आपने अपने स्कोप और अपने ऑब्जेक्टिव्स को खुद अलाइन करना होता है। ये आपका थोड़ा देखने वाला है कि उसमें कोई एल्गोरिदम ट्रेनिंग आप कर भी रहे हैं कि नहीं। अगर एल्गोरिदम ट्रेनिंग नहीं कर रहे, तो वो प्योर स्टैटिस्टिक्स के स्कोप में चली जाएगी बात। वो एक्सेप्टेबल है नहीं है, ये एग्जामिनर्स जो हैं वो 50-50 आपको टफ टाइम दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा एग्जामिनर भी आ जाता है, वो कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल सही है, ये ठीक है, हम इसको जाने देते हैं। लेकिन मेजॉरिटी अभी जो लास्ट जो रेगुलर के गुजरे हैं, अगर आप अपने सीनियर से पता करें, जो रेगुलर्स एमफिल के स्टूडेंट्स थे, उनका जो डिफेंस हुआ था उसमें उनको टफ टाइम मिला था। तो कई दफ़ा एग्जामिनर वो सवाल भी पूछ लेते कि इसमें आपने कंप्यूटर साइंस का क्या किया। तो मैं अगर अभी आपसे पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे?
अच्छा जी, आयशा शाह, यस सर, रिसर्च पे काम कर रहे हैं, रिव्यू और इंट्रो कंप्लीट है, मेथोडोलॉजी के लिए सर पाइथन सीख रहे हैं। अच्छा, ये जो आयशा शाह ने मैसेज लिखा ना, मेथोडोलॉजी के लिए पाइथन सीख रहे हैं, इसी पे काम है सर। मेथोडोलॉजी जो है वो पाइथन नहीं होती। ये ना थोड़ी सी आप लोगों को रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर समझने की ज़रूरत है कि मेथोडोलॉजी ये होता है कि मिसाल के तौर पे प्रॉब्लम ये है कि आपने जीसी यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जाना है, आपको एचओडी ने कह दिया कि जल्द से जल्द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं, तो ये अब आपके लिए एक प्रॉब्लम है कि मैं कैसे पहुंचूं। तो अब मेथोडोलॉजी ये है कि मुझसे पहले लोगों ने कितने मुख्तलिफ तरीकों से सफ़र किया है जीसी यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कुछ लोग मोटरसाइकिल पे गए हैं, कुछ लोग साइकिल पे गए हैं, कुछ लोग गाड़ी पे गए हैं, कुछ लोग एक रास्ते से गए हैं, कुछ लोग दूसरे रास्ते से गए हैं, कुछ लोग तीसरे रास्ते से गए हैं। मेथोडोलॉजी ये होता है कि और लोगों ने उस मसले को कैसे हल किया। ये आपने लिखा ना मेथोडोलॉजी के लिए पाइथन सीख रहे हैं, मेथोडोलॉजी पाइथन नहीं है। मेथोडोलॉजी के अंदर आएगा कि और लोगों ने उसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए कौन से तरीके को अपनाया, कौन से एल्गोरिदम को अपनाया, तो वो मेथोडोलॉजी में आएगा। फिर आप ये कह सकते हैं कि ऑल्दो 10 किस्म के रास्ते हैं या 10 किस्म के तरीके हैं ये काम करने के, लेकिन मैं एक से कंपेयर कर रहा हूँ अपने आप को। वो फिर आप सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे। अगर उसी ने पाइथन इस्तेमाल किया तो आप भी कहेंगे क्योंकि उसने पाइथन इस्तेमाल की थी इसलिए मैंने भी पाइथन इस्तेमाल की, क्योंकि उसका एल्गोरिदम ये था, पाइथन पे चलता था, तो मैंने भी इसी वजह से ये एल्गोरिदम लिखा, ये पाइथन पे चलता है। अच्छा, क्लास मैंने आपके ना 12, हाँ जी, बात करें आप। सॉरी सर, मैं आपकी बात सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब हम डेटा सेट को ट्रेन करना होता है तो उसकी डिवीजन कितनी करें, 30-70 और या 40-60? ये इसको कहते हैं डिवीजन क्रॉस, हमारे इसको ना मैं बताता हूँ, इसको कहते हैं क्रॉस वैलिडेशन। जो क्रॉस वैलिडेशन है ना, उसको के फोल्ड, जो एग्जामिनर है ना आपका, वो डिपेंड करता है कितना टफ आता है। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ जी सर। कि अगर एक बच्चा जीसी यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक दफ़ा गया है, कितनी दफ़ा गया है? ओके। एक एक दफ़ा दफा। गया है। मैं उससे पूछूं कि जीसी यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, तो क्या वो जवाब दे सकता है? और सर क्यों? क्योंकि सर वो एक ही बार गया, उससे बाकी रास्तों को उसने एक्सप्लोर भी नहीं किया वो। हाँ, जो आपकी ट्रेनिंग होती है ना, ये इसका एक प्रोटोकॉल है, उसको हम कहते हैं के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ये मैं ना यहाँ विकीपीडिया पे खोल देता हूँ आपको। के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। आपने ये आर्टिकल पढ़ना है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये आर्टिकल कहता क्या है, क्रॉस वैलिडेशन होती क्या है? अब कई दफा ना जो स्टूडेंट होते हैं वो, क्योंकि उन्होंने डिफेंड करना होता है, तो वो अपनी ना कफन बांध गए होते हैं कि हमने बेशक एक एक दफा ही हम गए होंगे ना, हमने वहां पे कहना है कि हम 25 से 26 दफा गए हैं, लेकिन हमारा रास्ता सबसे अच्छा रास्ता था। वो बोल तो झूठ रहे सर होते हैं, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे होते हैं, एग्जामिनर कहते हैं क्योंकि अच्छा इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, चलो इसको हम मान लेते हैं। अब कई दफा ऐसा होता है कि एग्जामिनर उन सारे रास्तों से गुजर के आया होता है, तो बेशक स्टूडेंट कॉन्फिडेंस से बोल दे कि मैं जो रास्ता जो मैंने गुजारा ना वो सबसे अच्छा है, तो एग्जामिनर अड़ जाता है वहां पे कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैं 25 रास्ते तो मैं चलाऊं और उसमें से सबसे छोटा रास्ता ये वाला रास्ता है। जो एक्सपेरिमेंट की एग्जीक्यूशन है उसको हम के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन कहते हैं। अच्छा, अब इसकी मिसाल ऐसे है कि लेट सपोज मेरे पास डाटा सेट था, मेरे पास ना सैंपल साइज था 1000, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मैं इसमें से 30% ले जाऊंगा टेस्टिंग के लिए, ट्रेनिंग डेटा। नहीं 70% ट्रेनिंग के लिए। ओके ओके। अच्छा, अब ये एक्सपेरिमेंट मैंने एक दफा नहीं करना। आप ये जरा तस्वीर अब गौर से देखो कि ये जो सैंपल था ना, इसमें लेट्स सपोज ये 1000 है,
तो जो आपने ये 30 उठाने हैं, इस एक सॉरी 100 में कर देता हूँ, इस 100 में से जो 30 उठाने हैं, 70 उठाने में। अच्छा पहले तो सवाल ये है कि आपको ट्रेनिंग और टेस्टिंग में फर्क पता है कि इसमें ट्रेनिंग क्या होती है और टेस्टिंग क्या होती है? वैसे सर एक्सप्लेन कर दें कुछ थोड़ा सा जनरल सा व्यू है कि ट्रेनिंग ये है कि जब हम एक एल्गोरिथम डेवलप कर लेते हैं उसको हमने बताना होता है कि वो हाउ टू वर्क, क्या क्या डाटा है, किस तरीके से उसके वैलिडेशन को देखना होता है कि अगर उसमें कोई एरर आ रही है क्या, क्योंकि हमने कंफ्यूजन एक मैट्रिक्स बनानी होती है जो हमारा ट्रेनिंग डाटा होता है और ठीक है जी। टेस्टिंग डाटा होता है। आपका ना आपका डेटा सेट था जिस जो लेबल्ड, मैं मिसाल लेता हूँ लेबल डेटा सेट की। अब जो लेबल्ड डेटा सेट था ना, उसमें से आपने 70% इस्तेमाल कर लिया ट्रेनिंग के लिए। अब वो डेटा सेट कुछ इस तरह का था कि अगर लेट्स सपोज कोरोना के सिम्टम्स ले लेते हैं कि आपके पास एट्रीब्यूट्स थे, जी टेम्परेचर, उसके बाद कफ, उसके बाद सिम्टम आप लिखते जो स्मेल, आपने इस तरह ना तकरीबन कोई 10 एट्रीब्यूट्स बना लिए और एंड पे आपने लिख दिया कि कोरोना पॉजिटिव और नॉट, CP/CN। अब यहाँ पे ना आपके पास 100 बंदों का डाटा आ गया। लेट्स गो 1 2 3, आप ये ले गए 100 बंदों तक। और ये आपका एट्रीब्यूट जो थे ATN, और ये आपका फाइनल है कोरोना पॉजिटिव यस, कोरोना पॉजिटिव नो, यस यस, नो नो नो, यस यस। आपका कुछ इस तरह का डाटा था, नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर। अच्छा अब देखो नॉर्मली डॉक्टरों के जहन में क्या हो रहा है इस टाइम, वो ना उनके जहन में ये सारे सिम्टम्स चल रहे हैं। तो अब एक पेशेंट, वो उनकी जिंदगी में पहला पेशेंट आया, उन्होंने देखा इसको टेम्परेचर भी है, इसको कफ भी है और कुछ नहीं है, लेकिन ये कोरोना पॉजिटिव है। फिर अगला पेशेंट आया जो टेम्परेचर है, इसको टेम्परेचर नहीं है और कफ भी नहीं है, तो ये पॉजिटिव नहीं है। फिर तीसरा पेशेंट है, इसको टेम्परेचर भी है, स्मेल भी है, लेकिन इसको और सिम्टम्स भी हैं, ये पॉजिटिव है। वो जो डॉक्टर है ना, वो 70 लोगों को उसने टेस्ट कर लिया है। क्या किया उसने, उसका टेस्ट ब्रेन करके जो, सर। उसका जो ब्रेन था ना, वो उसके अंदर एल्गोरिदम ट्रेन हो रहा है। उसने 70 पेशेंट्स को डायग्नोज किया, उसको लेबल्ड डाटा मिला कि कोरोना पॉजिटिव है नहीं है, लेकिन हमने बाकी 30 के लिए ना, बाकी 30 के लिए हमने उसको आंसर नहीं बताए हुए, हमने उसको ब्लैंक दिया हुआ। हमने कहा कि अब हम तुम्हारा इम्तिहान लेने लगे, तुम्हें पहले 70 पेशेंट आए थे, उनके तुम्हें सारे एट्रीब्यूट्स का पता था, तुमने उन 70 पेशेंट्स की बेस पर अपना एक एल्गोरिदम निकाल लिया है कि अगर ये चीजें होंगी तो वो कोरोना पॉजिटिव होगा, अगर ये नहीं होगी तो कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा। अब हम आपका टेस्ट करने लगे हैं, तो हम आपको 30 पेशेंट्स का डाटा देंगे इन सिम्टम्स का, ये इन सिम्टम्स का आपने फिल करना है कि वो पॉजिटिव था कि नहीं था। ठीक है, तो वो डॉक्टर जो है ना, वो यहाँ पे फिल कर देता है कि ये यस है और ये नो है। ठीक है, अब जो उसने आंसर दिया ना, वो हम एक्चुअल से मैच करेंगे कि क्या वाकई वो पॉजिटिव थे कि नहीं थे। ठीक है, फिर उसकी एक्यूरेसी आएगी कि इस डॉक्टर की एक्यूरेसी कितनी है। अगर उसके 99% यानी वो 100%, हम चेक कर लेंगे कि एरर रेट कितना है। उसने 30 में से अगर लेट्स सपोज 27 का उसने सही जवाब दे दिया, 27 डिवाइडेड बाय 30, ये इसकी एक्यूरेसी आ जाएगी। यानी डॉक्टर ने 70 पेशेंट्स के ऊपर ट्रेनिंग की थी, फिर हमने 30 का उसको डाटा दिया, उसका जो उसने जवाब दिया उसमें वो 90% एक्यूरेट आया। तो टेस्टिंग और ट्रेनिंग ये होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको? जी सर। अच्छा, जी अब सर आगे सर। कंप्यूटर एल्गोरिदम में ये होता है कि हम कंप्यूटर एल्गोरिदम में ना ये एक दफा नहीं करते हैं। ये जी जो हाई इम्पैक्ट फैक्टर पेपर होते हैं ना, वो ये मेथड चेक करते हैं कि आपने कितने फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन किया है। वो ये कहते ओके। हैं कि जिस एल्गोरिदम को इस डॉक्टर ने इम्प्लीमेंट किया है ना, मिसाल के तौर पे उसने ये एल्गोरिदम बनाया था,
ये एल्गोरिदम तकरीबन कोई k टाइम्स, हम k डॉक्टर लेंगे, उनको हम k डिफरेंट सैंपल साइज देंगे रैंडम, हम ये वाला सैंपल साइज नहीं देंगे, हम डिफरेंट सैंपल साइज देंगे और हम उन के लोगों से रैंडमली जो रिजल्ट आया है इस एल्गोरिदम का वो चेक करेंगे कि क्या सेम आता है कि नहीं आता। कहने का मतलब ये कि आप सिर्फ एक दफा ट्रेनिंग और टेस्टिंग नहीं करते, जो आपके पास सारे का सारा डाटा होता है, अपने एल्गोरिदम को आप उस डाटा को 70-30 में तो स्प्लिट करोगे, लेकिन ये रिपीट करोगे के टाइम्स। ये जो प्रोसेस है ओके 70-30 वाला, ये आप के टाइम्स, आप कहते हो जी मेरी 4 क्रॉस वैलिडेशन है, तो इसका मतलब ये कि आपने अपने सैंपल साइज को 4 दफा 70-30 में रैंडमली स्प्लिट किया है, उस पे 70% पे ट्रेनिंग किया, 30% पे टेस्टिंग किया, और के टाइम्स जो मैंने ये रैंडमली सिलेक्शन करके ट्रेनिंग करके रिजल्ट निकाला है उसमें मेरी एक्यूरेसी 90% आई है। अब आपने सवाल किया था 70 और 30 वाला, तो जी सर। यहाँ पे जो एग्जामिनर होते हैं ना, वो आपको चेक करते हैं कि क्या आपका डाटा सेट सही था, क्या आपके ट्रेनिंग के एल्गोरिदम के पैरामीटर सही थे, आपने ट्रेनिंग सही किया है, और उसके बाद आपने कितने फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन आपने किया। अगर आपके ये सारे स्टेप्स पूरे हैं ना, तो अगर आपके सिर्फ 2 रेफरेंस भी होंगे ना, चलो 2 ओके के बजाय आप अपने 10 रेफरेंस लगा लो, जो रेफरेंस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपके सिर्फ 10 रेफरेंस भी होंगे ना जो टू द पॉइंट होंगे, आपका थीसिस बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका पेपर बहुत अच्छी जगह पब्लिश हो जाएगा। सही सर। सर जितनी भी हमने यानी कि रेफरेंसेस हम पढ़ते हैं, चाहे 10 पढ़े चाहे 20 पढ़े, उनकी सर जो होती है उनकी मिला के उनकी एक हम निकालते हैं, सॉरी सर उस टर्म का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, कि यानी कि उनकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, हम कंपेयर करते हैं कि इसका और जो इसका और इसका और इसका, सर अभी वो वो करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या उसको जरूरत नहीं है? 2 अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच ये होती है कि आप ना वो पेपर ढूंढो जिसके साथ आपने मुकाबला करना है। मिसाल के तौर पे अब ये एक डॉक्टर का पेपर आया था कि मैंने ये का इन इन सिम्टम्स का ये फॉर्मूला निकाला है और मेरा ये रिजल्ट आया। इसका एक पेपर उसने पब्लिश कर दिया। आप कुछ और ना पढ़ो, आपने ये पेपर पढ़ा, आपको ये समझ आ गया, एक एक चीज समझ आ गई, आपको ये समझ आ गया उसकी मेथोडोलॉजी क्या थी, उसका डाटा सेट क्या था, उसने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, उसने किन एट्रीब्यूट्स को लिया, उसने एल्गोरिदम डिराइव कैसे किया, रिग्रेशन लगाया क्या लगाया, उसका रिजल्ट क्या आया। आपको ये पेपर अगर पूरा समझ आ गया ना, तो जी आप सर। कहते हो कि मैंने इसके साथ कंपैरिजन करना है, तो आप इसका जो बैकग्राउंड था, इसका जो लिटरेचर रिव्यू था, उससे अपना लिटरेचर रिव्यू बना जी सर। सकते हैं। आपको देखो आपने टाइम स्पेंड करना है, आपका जो थीसिस आपने जमा कराना है ना, उसके अंदर एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने लिटरेचर रिव्यू पे कितना टाइम स्पेंड किया, वो आपसे ये पूछेगा कि आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर आपने कितना टाइम स्पेंड किया, आपका एनालिसिस कैसा है, आपका कंपैरिजन किसके साथ है, उसने क्या किया था। ये इस तरह के जो सवाल आते हैं ना, वो तकरीबन 80% सवाल आते हैं एग्जामिनर के। 10 से 20% सवाल होंगे कि लिटरेचर रिव्यू, आपने ये पेपर ढूंढा कैसे। यानी उधर कि सर टाइम बेस पेपर जो होंगे उनके ऊपर ही सारे क्वेश्चंस होंगे हमारे। 80% से ज्यादा उन्हीं पे होंगे। और अगर आप थोड़ी सी चालाकी खेलो, आप जो आपका बेस पेपर है उसके लिटरेचर रिव्यू में से अपना लिटरेचर रिव्यू निकाल सकते हो, आप उससे मिलते जुलते उसके पेपर में से ही और पेपर ढूंढ सकते हो। जी सर उसके रेफरेंसेस थे। हाँ, एग्जामिनर जो है वो आपसे आपके एनालिसिस पे ज्यादा सवाल पूछेगा, आपके लिटरेचर रिव्यू पे नहीं ज्यादा सवाल पूछेगा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब मैं सजावल, आप इस टाइम हो ग्रुप में? अगर हो तो जवाब दो। जी जी सर, मैं हूँ ग्रुप में। चलो ठीक है। अच्छा, जो क्लास ये अटेंडेंस का प्रोटोकॉल ये है कि आप लोग जो आपके पास स्क्रीन आ रही है वो स्क्रीनशॉट लेकर ना सजावल को भेज दो। सजावल, आपने अटेंडेंस मेंटेन करनी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि जी आप किस बेहतर। किस की अटेंडेंस मुझे देते हो। मुझसे अगर कभी किसी ने प्रूफ मांगा तो मैं वो आपसे मांगूंगा। आप जिस जिसकी मुझे अटेंडेंस दोगे मैं वो आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा जो है वो यहाँ पे जो है वो रगड़ा जाए इस स्टेज पे।
आप अपनी तरफ से ना जी बेहतर सर। अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करना, तो आपने अटेंडेंस मुझे जो देनी मैंने जी आगे दे बेहतर देनी सर। है, ठीक है? जी बेहतर सर। अच्छा जी, जो सर अब नेक्स्ट क्लास। हाँ जी, मैं वही बताने लगा हूँ कि 12 जी लेक्चर्स हैं जो कि मैंने आपके भी लेने हैं। तो मुझे ना जी आप बेहतर सर। एक हफ्ते में क्योंकि आपके पेपर भी आ सकते हैं, आप ना मुझे एक हफ्ते में ना 3 दिन दे दो। आप मुझे बेहतर है एक सर। हफ्ते में ये सजावल आपने ग्रुप में शेयर करना है, मुझे 3 दिन आप टाइम बता दो किस-किस टाइम आप अवेलेबल जी हो। बेहतर सर। मेरा जो बेहतर 9 सर। से 9:30 सुबह और 11 से 11:30 सुबह का टाइम वो बुक हो चुका हुआ है। इसके अलावा आप मुझे ना 3 दिन कोई भी टाइम बता दो। मैं ये आपको ना जो रिसर्च मेथोडोलॉजी और सेमिनार से रिलेटेड स्लाइड्स हैं वो शेयर कर दूँगा। उसी के अंदर मैं सवाल भी रख जी दूँगा। बेहतर सर। तो जो जब भी पेपर बेहतर आएगा सर। ना, क्योंकि आपका एक क्रेडिट आवर का ये है कोर्स, तो इसका कोई ना कोई पेपर तो बनेगा। तो जब भी पेपर आएगा वो उन स्लाइड्स में से बिल्कुल ही सर। होगा जो मैंने आपके साथ शेयर की होंगी, और उसमें जो क्वेश्चंस लिखे होंगे वही क्वेश्चंस होंगे। बेहतर सर। सर मीनवाइल इंशाल्लाह क्लास का जो ग्रुप है उसमें डिस्कस करके ना फिर मैं आपको जो टाइम हो बता दूँ। ठीक है, मीनवाइल जो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल आते हैं वो आप पूछ लिया करो, तो मैं वो आपको जवाब दूंगा। अब जिस तरह अब ये एक सवाल है फाइका का कि वैलिडेशन एंड टेस्ट डेटा आर सेम, नहीं ये सेम नहीं है। वैलिडेशन वैलिडेट होता है कि आपने आपने वैलिडेट कैसे की, ये थ्योरी वैलिडेट कैसे, इसको आपने साबित कैसे किया। दो गाड़ियां हैं, वो एक बंदे के पास 4 गाड़ियां हैं, वो ये कहता है कि ये वाली गाड़ी सबसे तेज दौड़ती है। आप उसको ये सवाल पूछते हैं कि ये आप कैसे साबित कर सकते हैं। तो जो वैलिडेशन का लफ्ज है ना, वो है कि आप कैसे साबित कर सकते हैं। और टेस्ट डेटा है वो ये कि आपके पास 4 सैंपल्स अवेलेबल थे। वैलिडेशन के बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ रिसर्चेज में मुख्तलिफ तरीके होते हैं वैलिडेशन के। गाड़ियों के सिनेरियो में एक ही वैलिडेशन का तरीका है कि उन चारों गाड़ियों में 4 ड्राइवर बैठे हैं और वो चारों ड्राइवर इकट्ठे रेस लगाएं, तो जो सबसे तेज दौड़ेगी वो सबसे तेज होगी। लेकिन फिर वैलिडेशन के ऊपर एक और सवाल भी आता है, कि सवाल ये आता है कि क्या सारे ड्राइवर्स इक्वल लेवल की स्पीड पे चला सकते थे। तो इसके लिए हमें फिर ड्राइवर्स भी एक जैसी स्पीड के रखने पड़ेंगे जो सारे के सारे तेज चलाना जानते हो, और वो हर बंदा अपनी पूरी तरीके से कोशिश करे, तो जो सबसे तेज गाड़ी जाएगी वो उसको हम वैलिडेट कर सकते हैं कि ये गाड़ी सबसे तेज चलती है। जो डाटा है वो ये है कि हमारे पास कौन कौन सी गाड़ी अवेलेबल थी। हमारे पास एक होंडा की गाड़ी अवेलेबल थी, एक टोयोटा की थी, एक किया की थी, एक मित्सुबिशी की थी। तो जो वैलिडेशन है वो आप कैसे साबित कर सकते हैं जो आपने क्लेम किया, क्योंकि जब आप रिसर्च बहुत सिंपल सी है, जो एग्जामिनर देखना चाहता है वो ये देखना चाहता है आपकी प्रॉब्लम क्या थी। तो आपको प्रेजेंटेशन हो चाहे आपका थीसिस हो, आपने क्लियरली बताना भी मेरी प्रॉब्लम ये थी। फिर एग्जामिनर ये पूछता है कि जो आपकी प्रॉब्लम है इसको आपने हल कैसे किया। आप कहेंगे कि मैंने ये एल्गोरिदम लगाया, इस डाटा सेट पे लगाया। एग्जामिनर पूछेगा यही एल्गोरिदम क्यों और यही डाटा सेट क्यों। तो आप ये कहेंगे कि ये डाटा सेट इसलिए कि जिसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसने भी यही डाटा सेट इस्तेमाल किया। एल्गोरिदम ये इसलिए कि जिसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसने यही एल्गोरिदम लगाया था, मैंने इसको थोड़ा इंप्रूव कर लिया। फिर वो एंड पे पूछेंगे अच्छा फिर बेहतर, फिर नतीजा क्या आया। नतीजा आप कहेंगे कि उसके फॉर्मूले के अंदर मैंने थोड़ा सा चेंज किया, मेरा थोड़ा सा नतीजा बेहतर आ गया। ये वो नॉर्मल कहानी है जो एग्जामिनर सुनना चाहता है पाकिस्तान और एशियन कंट्रीज के अंदर। लेकिन अगर आप किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाएं, वहां अगर आप ये भी कहें ना कि उसका फॉर्मूला ये था, उसका डाटा सेट ये था, उसके ये कुछ फॉर्मूले के अंदर वेरिएबल्स जो थे ना वो उसने सिलेक्ट सही तरीके से नहीं थे, कि ये मैंने मुख्तलिफ तरीकों से किया, लेकिन मैंने जिनसे किया उससे रिजल्ट खराब हो गया और वो इतना परसेंट खराब हुआ, तो वो तब भी उनकी रिसर्च एक्सेप्टेबल होती है बाहर के मुल्कों में, क्योंकि उन्होंने वो सिनेरियोज बता दिए जिसमें जो क्वालिटी है वो गिर सकती है या परफॉर्मेंस गिर सकती है। परफॉर्मेंस गिरना भी रिसर्च में आता है कि वो कौन से सिनेरियोज थे जिनकी वजह से परफॉर्मेंस गिरती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट ही आपका कंट्रीब्यूशन हो। हाँ जी, फिर फाइका ने पूछा कि मॉडल लॉस, इसका मतलब नहीं समझ में आया, आप ये इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। थीसिस आप लोग अपने लिख लो जो टॉपिक्स आपने जमा करवाए थे, और कोशिश करो उस पर पेपर भी लिख लो, क्योंकि हर सुपरवाइजर पेपर का आपसे ज़रूर पूछेगा।
बाकी जमा हुआ है नहीं हुआ वो आप अपने सुपरवाइज़र के साथ खुद डिस्कस कर सकते हैं कि वो क्या कहते हैं, लेकिन लिख के रख लेना बेहतर है। नहीं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, आप ये क्या कहना चाह रही हैं यहाँ पे? जो बाकी हैं वो बस ऑन करके लगता है कहीं चले गए हैं। अच्छा, व्हाटसोएवर द रीज़न इज़, जो मर्ज़ी वो करें, लेकिन वो अपने तस्वीर खींच के सीआर को भेज दें, तो सीआर आपको इनकी अटेंडेंस नोट कर लेना। जी बेहतर सर, इंशाल्लाह जैसी आती है मैं उसे कंपाइल करके आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा जी सर, हाउ मच डू वी हैव ट्रेनिंग मॉडल लॉस? ये अभी भी मुझे सवाल क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा इस तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जामिनर जो है वो सिर्फ एक चीज देखना चाह रहा है कि आपने जो कुछ भी किया, आपने कंपेयर किससे किया, जिसे कंपेयर किया उससे आपका रिजल्ट इम्प्रूव हुआ है कि डिग्रेड हुआ है। पाकिस्तानी सिनेरियो में यहाँ पे लोग सिर्फ इम्प्रूवमेंट एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन रिसर्च की रूह से देखा जाए तो दोनों चीज़ें एक्सेप्टेबल होती हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने कुछ चेंज किया तो वो पॉजिटिव से इम्प्रूवमेंट ही आए, उससे नेगेटिविटी या डिग्रेडेशन भी आ सकती है। लेकिन एग्जामिनर हमेशा आपको आपके कंपेयर्ड पेपर से चेक करेगा कि आपकी इम्प्रूवमेंट कितनी है। अब यहाँ पे ट्रेनिंग मॉडल लॉस है। ट्रेनिंग मॉडल लॉस मेजरेबल चीज़ नहीं है, मेजरेबल चीज़ होती है आपकी एक्यूरेसी कितनी है, और जो पहले से एल्गोरिदम था उसकी एक्यूरेसी कितनी है। इनको कहते हैं इवैल्यूएशन पैरामीटर्स, इवैल्यूएशन मैट्रिसेस। हाँ, बल्कि अब अगर ये मैं बातें कर ही रहा हूँ तो मैं इनको ना आपको लिख भी देता हूँ कि ये चीज़ें अहम है कि वैलिडेशन क्या होता है, क्रॉस, हम चलो क्रॉस अभी छोड़ दो, वैलिडेशन क्या है, फिर उसके बाद इवैल्यूएशन मैट्रिसेस क्या होते हैं, इवैल्यूएशन, फिर उसके बाद इसको हम परफॉर्मेंस मैट्रिसेस भी कहते हैं। और फिर अगर थोड़ा डेप्थ में जाएं तो सम डेटा सेट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, डेटा सेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, उसके अलावा डेटा सेट डिस्ट्रीब्यूशन, मेथडोलॉजी आपकी क्या है। ये वो चीज़ें जो अहम फैक्टर्स हैं कि मेथडोलॉजी का आपको पता होना चाहिए कि मेथडोलॉजी में क्या चीज़ आएगी। डेटा सेट डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि आपने सिर्फ अपनी मर्जी का, आपने सिर्फ वही सैंपल तो नहीं उठाया जो कि आपके एल्गोरिदम को इम्प्रूव कर दे। यानी आप, लेट्स सपोज आपने एल्गोरिदम लिखा, आपसे पहले एक और बंदे ने लिखा था, उसने अपना पाइथन कोड शेयर कर दिया, उसने कहा कि मेरी एक्यूरेसी 85% है। अब उसका जो एक्सपेरिमेंट था ना, वो जिस डेटा पे रन हुआ, वो जो डेटा था ना उसके अंदर उसने एक 10,000 सैंपल्स के ऊपर उसने ट्रेनिंग, 10,000 सैंपल्स को उसने 70-30 के हिसाब से डिवाइड किया। 70% और इज इक्वल टू स्टेरिक